हेलो एवरीवन। सो पंप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से एक न्यूली लिस्टेड प्लेयर ओसवाल पंप्स, इस पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कंपनी का बिजनेस मॉडल, कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, क्या जर्नी रही ओवर द इयर्स, प्रोमोटर्स कौन है, उनका कैसा बैकग्राउंड है, एंड कंपनी की कैसी ग्रोथ की जर्नी है, कैसा ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड है, अभी करंटली कैसे प्रोस्पेक्ट्स लगते हैं इस बिजनेस के। ये सारी चीजें समझेंगे, आगे का आउटलुक देखेंगे एंड शक्ति पंप्स के साथ में एक कंपैरिजन भी करेंगे कि दोनों में से कहाँ पे बेटर अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, दोनों में से कहाँ किसकी बिजनेस के ज्यादा अच्छे प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे हैं। सो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। शक्ति पंप को हम काफी टाइम से डिस्कवर करते हुए आए हैं। बिजनेस पहले बहुत अच्छा कर रहा था, बट Q3 ऑनवर्ड्स अगर आप देखोगे, Q3 ऑफ FY25 कंपनी का जो ऑर्डर बुक है उसमें थोड़ा सा हमको डिक्लाइन देखने को मिला। लेकिन उससे उससे भी एक बड़ा चैलेंज कंपनी के साथ में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को लेकर के आया। जो सोलर DCR सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है पीएम कुसुम स्कीम के अंदर, उसमें थोड़े से चैलेंजेस थे। तो कंपनी हालांकि खुद का प्लांट लेकर के आ रही है, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। तो शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा सा चैलेंज है उस कंपनी के लिए। फिर आप ऑर्डर बुक देखोगे, वो भी घटा है कंपनी का Q3 में, Q4 में, Q1 में भी। जहां पहले ऑन एन एवरेज 2000 से 2500 करोड़ के रेंज में उनका ऑर्डर बुक होता था, करंटली ऑर्डर बुक कंपनी का 13 से 1400 करोड़ के रेंज में है। और लास्ट 2 क्वार्टर्स की ग्रोथ अगर आप देखोगे तो 9 से 10% की आई है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं शक्ति पंप के साथ में। हालांकि जो अभी कॉन कॉल उनका हुआ है इस क्वार्टर का, हमने भी डिस्कस किया था। तो कमेंट्री अच्छी ही रही है मैनेजमेंट की। सेम इन्होंने गाइडेंस मेंटेन किया है 25 से 30% का। और एक्चुअली अगर आप समझोगे तो बहुत ज्यादा कैचअप करने की जरूरत है नहीं अभी शक्ति पंप को, क्योंकि अगर उनको वो 3000 करोड़ का या इवन 25% का भी ग्रो करना है FY26 में, तो हार्डली उनको 23 से 24% के कैगर पे ग्रो करना पड़ेगा आने वाले 3 क्वार्टर्स के अंदर। और हिस्टोरिकली अगर आप उनका परफॉर्मेंस देखोगे तो इससे बेटर परफॉर्मेंस उन्होंने करके दिखाया है। हाँ, बस 2 क्वार्टर से हो ये रहा है कि जो वो कमेंट्री दे रहे हैं वो नंबर्स में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए थोड़ा सा कंसर्न है। अदरवाइज चीजें ऑन ट्रैक है, कुछ बहुत ज्यादा अभी पीछे लग नहीं रहे हैं वो अपने गाइडेंस से। एंड ऑर्डर बुक के लिए भी कंपनी कह रही है कि आने वाले 2 क्वार्टर्स में उनके ऑर्डर बुक भी ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हमको ये देखना है कि ओसवाल पंप की लिस्टिंग से जो टीना एडवांटेज इस कंपनी को मिलता था, शक्ति पंप को और उसके स्टॉक को, क्या वो अभी भी अवेलेबल है या वो चला गया। टीना फैक्टर मतलब क्या, देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो अगर एक इंडस्ट्री में मैं लिस्टेड हूं और मैं काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, और मेरे जो पीयर्स हैं, मेरे जो बाकी के जो प्लेयर्स हैं, उनका काफी खराब परफॉर्मेंस है या एवरेज परफॉर्मेंस है, तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री का टेल विंड अच्छा है। तो उस इंडस्ट्री में जो भी फ्रेश कैपिटल आएगा उसका ज्यादा शेयर मेरे स्टॉक के अंदर जाएगा, बिकॉज मेरे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, मैं बाकी से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं। लेकिन अब क्योंकि ओसवाल लिस्टेड हुआ है और ओसवाल का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखोगे लास्ट 2-3 ईयर्स का, तो बहुत अच्छा है। तो वहां पे एक ये पॉइंट आता है कि क्या अभी भी वो टीना एडवांटेज शक्ति पंप के साथ में है, या अब वो जा चुका है और ओसवाल वहां पे एक लीडिंग प्लेयर बनता है। तो ये सारी चीजें अच्छे से समझेंगे आज। सो सबसे पहले ओसवाल का बिजनेस मॉडल समझते हैं। कंपनी ये जो है 1970 में, एक एक्चुअली जो करंट प्रमोटर हैं इस कंपनी के, विवेक गुप्ता जी, इनके फादर ने ये पंप वाला बिजनेस स्टार्ट किया था 1970 में। लेकिन ये स्टार्टिंग में ट्रेडिंग का काम करते थे, पंप्स की ट्रेडिंग वगैरह करते थे। 1980s 90s के आसपास इन्होंने ज्वाइन किया अपने फादर को, और 2000 में इन्होंने पंप की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की। स्टार्टिंग में ये सिर्फ समरसिबल पंप बनाते थे, जो आपका मेनली एग्रीकल्चर वगैरह में यूज होता है, जो पानी के अंदर होता है। तो वो सिर्फ एक ही कैटेगरी के पंप ये बनाते थे। 2003 में इन्होंने इस कंपनी को स्टैब्लिश किया, और उसके बाद नेक्स्ट 14-15 ईयर्स में इन्होंने पैन इंडिया लेवल पे अपना डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया। थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट भी करना शुरू किया इन्होंने। और प्रोडक्ट वाइज भी अगर आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर इन्होंने एक्सपैंड किया। जैसे समरसिबल पंप पहले ये बनाते थे, वहां से कंपनी ने एंटर किया आपका ये जो प्रेशर पंप होता है और जो अलग तरीके के पंप होते हैं, वो सारे कैटेगरीज में इन्होंने एंटर किया, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन किया। देन इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि 2018 के आसपास जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने जब ये पीएम कुसुम स्कीम अनाउंस किया, तो ये हमारे लिए एक ट्रिगर पॉइंट रहा हमारे बिजनेस के लिए। हालांकि अनलाइक शक्ति पंप, जो सीधे ईपीसी एज ए ईपीसी प्लेयर उन्होंने एंटर किया है इस पीएम कुसुम स्कीम के अंदर, ओसवाल पंप जो था उन्होंने सप्लायर वाला रूट फॉलो किया। मतलब ये क्या करते थे, जो आपके ईपीसी प्लेयर्स हैं, जैसे शक्ति पंप हो गया, टाटा पावर हो गया, एलएनटी हो गया, इन सारे प्लेयर्स को ये पंप सप्लाई करने का काम करते थे इनिशियली पीएम कुसुम स्कीम के अंदर। तो खुद पूरा प्रोजेक्ट नहीं करते थे, एज अ पंप सप्लायर काम करती थी कंपनी। और इनका कहना है कि जो टाटा पावर है और जो एलएनटी है, इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमारी कंपनी को यहाँ तक लेके आने में, क्योंकि टाटा के साथ में काम करके हमको बहुत कुछ सीखने को मिला, एक बड़ा एक्सपोजर मिला। प्रोडक्ट की क्वालिटी, कंसिस्टेंसी, सर्विस लेवल, ये सारी चीजें हमको बहुत अच्छे से एक लर्निंग लेवल रहा हमारा टाटा के साथ में। 2023 तक टाटा ने ये पावर पंप का काम किया, और उसके बाद उन्होंने इसमें से बंद कर दिया पावर पंप का काम। तो 23 में
ओसवाल पंप ने अपना पीएम कुसुम स्कीम में एज एन ईपीसी प्लेयर एंटर किया। उससे पहले ये सिर्फ सप्लाई करते थे, 23 में इन्होंने एज एन ईपीसी प्लेयर एंटर किया। और उसके बाद अगर आप इस बिजनेस का ग्रोथ जर्नी देखोगे ना लास्ट 2 इयर्स का, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम नंबर टर्म्स में बात करें तो रेवेन्यू इस कंपनी का लास्ट 2 इयर्स में मोर देन 4x ग्रो किया है। इबिट्टा अगर आप देखोगे तो मोटा मोटा 8 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिली है इबिट्टा में। सेम नेट प्रॉफिट में भी 8 से 9 गुना ग्रोथ देखने को मिली है, 8 to 9 टाइम्स की। बैलेंस शीट कंपनी का ऑलमोस्ट 4 टाइम ग्रो कर गया है लास्ट 2 इयर्स के अंदर। नेटवर्थ अगर हम बात करें कंपनी की तो उसमें भी सेम आपको 6-7 टाइम्स की ग्रोथ देखने को मिली है लास्ट 2 इयर्स के अंदर। तो इस तरीके की ग्रोथ जर्नी रही है कंपनी की। इनका वैसे तो रिटर्न रेशियो बहुत अच्छा है, आरओई आरओसी के नंबर आप देखोगे तो 50-60-70% के हैं। लेकिन फिर भी आईपीओ लेके आई कंपनी बिकॉज दो मेन पर्पस थे। पहले तो जो थोड़ा बहुत डेट था इस कंपनी के बैलेंस शीट पे 320-330 करोड़ का, लार्जली उसमें वर्किंग कैपिटल था, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि उसको हमको क्लीन करना है, क्योंकि जब डेट फ्री बैलेंस शीट होता है तो हमारी जो टीम है, हमारा जो बिजनेस इन्वायरमेंट है ओवरऑल, वो काफी मोटिवेटेड होता है बिजनेस की आगे की ग्रोथ को लेकर के। दूसरा इनका पर्पस था, ये कैपेक्स कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं, डबल से भी ज्यादा कर रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ फंड वगैरह की रिक्वायरमेंट थी, जिसके लिए ये आईपीओ लेकर के आए थे। तो ये पूरा इनका जर्नी रहा, कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन प्रमोटर हैं, कैसे इन्होंने प्रोग्रेस किया और अभी का कैसा ग्रोथ जर्नी है। अब हम इनका देखते हैं सबसे पहले कि Q1 में इन्होंने नंबर्स कैसे रिपोर्ट करें, ओवरऑल रिजल्ट कैसा आया है कंपनी का, एंड उसके बाद में कंपनी का कॉन कॉल वगैरह डिस्कस करेंगे। तो नंबर्स अगर आप देखोगे रेवेन्यू टर्म्स में, सो 37% की ग्रोथ है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर, रेवेन्यू के अंदर। इबिट्टा 39% से ग्रो किया है कंपनी का। मार्जिन थोड़े से इंप्रूव हुए हैं लास्ट ईयर से, 27.4% के इबिट्टा मार्जिन है। देन नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो उसमें 34% की ग्रोथ है। ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है ऑफकोर्स बॉटम लाइन के अंदर, लेकिन ये आने वाले क्वार्टर्स में बहुत हाई चांस है कि उनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। उसका रीजन ये है कि जो 330 करोड़ का जो डेट था इस कंपनी के बैलेंस शीट पे, उसका बहुत बड़ा पार्ट इन्होंने रीपे कर दिया है आईपीओ से, जो फंड इन्होंने रेज किया। तो आपका जो फाइनेंस कॉस्ट है, जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, वो आपका आने वाले क्वार्टर्स में काफी कम हो जाएगा, जिससे बॉटम लाइन को और बूस्ट मिलेगा। तो आने वाले क्वार्टर्स में बहुत हाई चांस है नेट प्रॉफिट का ग्रोथ अच्छा रहेगा कंपनी का इन कंपैरिजन टू टॉप लाइन का ग्रोथ। बट स्टिल ओवरऑल रिजल्ट अगर आप देखोगे तो मार्जिन भी इंप्रूव हुए हैं, टॉप लाइन का ग्रोथ काफी अच्छा है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी की। रिटर्न रेशियो जैसे हमने डिस्कस किए थे, काफी हाई रिटर्न रेशियोज हैं। इस क्वार्टर में आपको दिखेगा ये कम हुआ है, क्योंकि वो फंड वगैरह इन्होंने अभी अभी एक तरीके से उठाया है, मार्केट से पैसा उठाया है, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में जैसे इस फंड को कंपनी यूटिलाइज करेगी तो वापस से इनके रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो जाएंगे। अभी भी आप देखोगे 40-42% के आसपास है। देन इंडस्ट्री अगर हम पूरी ये बात करें, इंडिया की जो पंप इंडस्ट्री है, ये उन कुछ सेक्टर्स में से आती है जो आने वाले टाइम में बहुत हाई पेस पे ग्रोथ इनका रहने का एक्सपेक्टेशन है। जैसे आप रिटेल ज्वेलरी देखते हो, फैशन रिटेल देखते हो, इंडिया का केबल एंड वायर इंडस्ट्री देखते हो, सेम पंप में भी 14 से 15% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। उसमें एग्रीकल्चर पंप एक मेन ग्रोथ ड्राइवर रहेगा, बट इसके अलावा आपके इंडस्ट्रियल पंप्स हो गए, रेजिडेंशियल पंप्स हो गए, इनका भी काफी अच्छा ग्रोथ शेयर रहने वाला है। और क्योंकि ओसवाल पंप्स और शक्ति पंप्स ये दोनों बहुत छोटे प्लेयर है, शक्ति पंप का रेवेन्यू बेस देखोगे तो सिर्फ 2500 करोड़ है, ओसवाल पंप का रेवेन्यू बेस देखोगे तो 1400-1500 करोड़ के आसपास है, एनुअल रेवेन्यू की हम बात कर रहे हैं। जबकि पूरा मार्केट साइज अगर आप देखोगे तो सिर्फ डीजल पंप को रिप्लेस करने वाला जो मार्केट है वो आपका 1,20,000 करोड़ का है। सो मार्केट साइज बहुत बड़ा है, एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है, और ये दोनों प्लेयर्स काफी छोटे हैं, तो एक अच्छे रेट से ग्रो कर सकते हैं ये, मतलब इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ ये दोनों प्लेयर्स मेंटेन कर सकते हैं आने वाले 4-5 साल के अंदर। देन एक और चीज आप ऑब्जर्व करोगे, अगर शक्ति पंप से इसको कंपेयर करें, तो हालांकि दोनों प्लेयर्स बैकवर्ड इंटीग्रेटेड हैं, काफी ज्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, बाहर के वेंडर सप्लायर्स पे डिपेंडेंसी बहुत कम है इन दोनों प्लेयर्स की। ओसवाल पंप शक्ति पंप के कंपैरिजन में पीवी मॉड्यूल जो होता है ना आपका, सोलर पीवी मॉड्यूल, ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है अपना, इसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। शक्ति पंप अभी उसका प्लांट लेके आ रहा है, लेकिन वो लाइव होगा मार्च 2027 तक, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा इस वाले पार्ट पे। लेकिन ये भी है कि शक्ति पंप उसके साथ में सोलर डीसीआर सेल भी खुद मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देगा। ये कंपनी सोलर डीसीआर सेल अभी भी इंडस्ट्री में जो बाकी प्लेयर्स हैं आपके, अदानी है, रिन्यू है, प्रीमियर है, उनसे ही प्रोक्योर करती है, लेकिन जो आपका मॉड्यूल होता है पीवी मॉड्यूल, वो कंपनी खुद इन हाउस बनाती है। एंड अभी कोई इनका नियर फ्यूचर में ऐसा प्लान भी नहीं है कि कंपनी सोलर डीसीआर सेल का खुद का प्लांट लेकर के आए। तो बस एक ये थोड़ा सा आपको ज्यादा बैकवर्ड इंटीग्रेटेड दिखेगा इन कंपैरिजन टू शक्ति पंप। देन एक और चीज हम ऑब्जर्व करें तो जो ऑर्डर्स इन्होंने अभी तक एग्जीक्यूट किए हैं,
हालांकि इनका और शक्ति पंप का दोनों का कंसंट्रेशन आपको दिखेगा 3-4 स्टेट्स में ही है मेनली, जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इन 3-4 स्टेट्स में दोनों का ज्यादा कंसंट्रेशन है। लेकिन ओसवाल पंप्स ने इन इन स्टेट्स के अलावा भी थोड़े थोड़े ऑर्डर्स कुछ बाकी स्टेट्स में भी किए हैं, जैसे लद्दाख में, कारगिल में, हिमाचल में, पंजाब में, कर्नाटका में, उत्तराखंड में, इन 4-5 स्टेट्स में भी थोड़ा सा और फर्दर डाइवर्सिफिकेशन किया है। शक्ति पंप्स को उसके साथ कंपेयर करोगे तो वो बहुत हैवी डिपेंडेंट है आपके महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी वगैरह स्टेट्स के ऊपर। लेकिन इसके अलावा कंपनी का 25% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से भी आता है। इस कंपनी का एक्सपोर्ट 3 से 4% कंट्रीब्यूट करता है, तो ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों कंपनीज के बीच में। तो ये पूरा ओवरऑल नंबर्स वाला पार्ट था। अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। अब समझते हैं कि कंपनी ने कॉन कॉल में किस तरीके का गाइडेंस दिया है, कैसी कमेंट्री दी है आने वाले टाइम के लिए। सबसे पहले इनका जो मेन एडवांटेज ये बताते हैं कि फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है हम। जितनी भी मतलब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, सोलर पंप से लेकर के मोटर से लेकर के स्ट्रक्चर हो गया जिसपे पीवी मॉड्यूल को रखते हैं, सोलर पैनल को, वो जो आपका स्टील का जो फ्रेम होता है वो भी कंपनी खुद इन हाउस बनाती है। एंड उनके जो कंपोनेंट्स होते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स के, केबल तक, वो भी कंपनी खुद इन हाउस बनाती है। तो फुली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। ये इनका कहना है कि हमको प्राइसिंग पे अच्छा कंट्रोल देता है। देन मैक्रो एनवायरनमेंट पे कंपनी का कहना है कि गवर्नमेंट का जो फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी का जो इंक्रीज करना है हमको अपना कंजम्पशन, सो उसको लेकर के पीएम कुसुम स्कीम पे काफी एग्रेसिवली काम कर रही है गवर्नमेंट। इनका मार्केट शेयर अगर आप देखोगे ना, वैसे लाइफ टिल डेट का मतलब है जब से पीएम कुसुम स्कीम स्टार्ट हुआ है, तो वैसे तो 31% का मार्केट शेयर है। अब ये देखने में लगेगा शक्ति पंप से ज्यादा है, लेकिन इसमें सप्लाई वाला पार्ट भी आता है। मतलब जो ओवर द इयर्स कंपनी ने टोटल पंप सप्लाई किए हैं, शक्ति पंप का जो 25-26% का मार्केट शेयर है वो प्योर ईपीसी का प्लेयर का है। तो सिर्फ ईपीसी में अगर आप देखोगे तो शक्ति पंप का मार्केट शेयर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ओसवाल पंप। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखने जाओगे कि किसके पंप ज्यादा यूज हुए हैं जब से ये स्कीम स्टार्ट हुई है, तो वहां पे ओसवाल पंप का 31% का मार्केट शेयर है। देन टोटल ऑर्डर बुक अगर आप इस कंपनी का अभी देखोगे एज ऑफ Q1 ऑफ FY26, तो कंपनी का 29,961 का ऑर्डर बुक है। अब इसको अगर आप वैल्यू में कन्वर्ट करोगे तो लगभग 700 से 800 करोड़ का ऑर्डर बुक बनता है इस कंपनी का। यानी मोटा मोटा नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स की जो रेवेन्यू जो मुझे करना है उसका ऑर्डर बुक मेरे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे अगर आप इसको शक्ति पंप से कंपेयर करो ना, तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। बिकॉज वही हम बार बार डिस्कस करते हैं ना कि हम सिर्फ ग्रोथ देख लिया, ग्रोथ घट रहा है, बढ़ रहा है, उसके बेसिस पे हम जज कर रहे हैं, या कोई भी एक ऐसा मैट्रिक देख लिया, तो वो काफी गलत तरीका है। क्योंकि शक्ति पंप को अगर मैं देखूंगा 9-10% से ग्रो कर रहा है, वो चीज खराब जरूर है, लेकिन वही जो हमने अभी डिस्कस किया था कि वो बहुत ज्यादा पीछे नहीं है अपने गाइडेंस से, जो उनका 25-30% का ग्रोथ गाइडेंस है उसको अचीव करने से। क्योंकि ऑर्डर बुक पे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि शक्ति पंप का ऑर्डर बुक कम हो रहा है, 1350 करोड़ का ऑर्डर है, और ये ऑर्डर बुक नेक्स्ट 2 क्वार्टर में कंप्लीट करने के लिए काफी है कंपनी के पास में। सेम चीज आप देखोगे तो ओसवाल पंप के साथ में भी है। तो ऐसा नहीं है कि शक्ति पंप के साथ में स्पेशली कुछ स्ट्रक्चरली ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। जब मैं इंडस्ट्री के दूसरे हाई ग्रोइंग प्लेयर को देखता हूं तो उनके साथ में भी सेम सिचुएशन है, वो भी अगले 2 क्वार्टर का ही ऑर्डर बुक लेके बैठा हुआ है। तो उसका मतलब है कि फंडामेंटली इनके बिजनेस में कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिकली इस चीज को प्लान कर रहा है। और अगर आप शक्ति पंप का आई थिंक Q2 या Q3 का कॉन कॉल सुनोगे ना लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, उन्होंने इस पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि, और सेम ओसवाल पंप ने भी इस कॉन कॉल में यही चीज सेम चीज बोली है। तो वही पॉइंट है कि नंबर्स के बियॉन्ड जाकर के हमको देखना है ना, वरना टूल्स और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो दोनों मैनेजमेंट क्या बोलती है कि इस इंडस्ट्री में ना ऑर्डर बुक लेने में प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन अगर हम चाहें तो हम अभी जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से 800 करोड़ 1000 करोड़ का ऑर्डर बुक और लेके आ सकते हैं। बट सबसे बड़ा चैलेंज आता है ऑर्डर टाइमली एग्जीक्यूशन का, क्योंकि दोनों का मार्केट शेयर अगर आप देखोगे ना तो टॉप प्लेयर्स के अंदर आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। पीएम कुसुम स्कीम में शक्ति पंप, ओसवाल पंप दोनों टॉप प्लेयर्स के अंदर है। तो ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम मार्केट शेयर लूज कर लें। अब होता क्या है, जब आप ऑर्डर ले लेते हो सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो इसमें इस इंडस्ट्री में आपको 120 से 150 डेज के अंदर ऑर्डर कंप्लीट करना पड़ता है। वैसे तो इन जनरल 90 डेज का होता है टाइमलाइन आपके पास में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट 30 डेज का और आपको बोनस देता है। और कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो आपको 30 डेज का और एक्स्ट्रा टाइम देता है ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। तो ये कंपनी ट्राई करती है कि 120 से 150 डेज के अंदर हमारा जो ऑर्डर है उसको हम कंप्लीट कर दें। अब अगर आप ज्यादा ऑर्डर ले लोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डर ले लोगे, तो आपके पास में सबसे बड़ा चैलेंज आ जाएगा उस ऑर्डर को टाइमली एग्जीक्यूट करने का। क्योंकि अगर मैंने ऑर्डर एग्जीक्यूशन में डिले किया तो क्या होगा, मेरा रेपुटेशन खराब होगा। फिर अगले बार जब ये टेंडर वगैरह निकलेगा तो माइट भी मैं वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है ना, उसमें से मुझे रिमूव कर दिया जाए, तो मैं मार्केट शेयर लूज कर सकता हूं।
दूसरी पॉइंट पे अगर आप देखो कि ऑर्डर टाइमली एग्जीक्यूट करने के चक्कर में अगर मेरी सर्विस क्वालिटी खराब रह गई या उस इफेक्टिवनेस तरीके से मैं काम नहीं कर पाया, डिलीवर नहीं कर पाया, मेंटेनेंस वगैरह नहीं रख पाया, तो अगेन मेरे रेपुटेशन पे इंपैक्ट पड़ेगा। फिर वही सेम रिस्क है कि मेरी जो प्रायोरिटी लिस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उससे मैं रिमूव हो सकता हूँ, मेरा मार्केट शेयर लूज हो सकता है। तो दोनों मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि हमारा फोकस है ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी पे। हम चाहे तो ऑर्डर बुक और लेकर के आ जाएं, लेकिन वो बिजनेस के पार्लेंस में अगर आप समझोगे ना, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए तो अच्छा है, एक साल के लिए या एक क्वार्टर के लिए, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि आपको सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए एज अ शेयर होल्डर, एज एन इन्वेस्टर, कि 25, 30, 35, 40% का जो भी आप ग्रोथ रख रहे हो उसमें सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। आई मीन प्रोमोटर का भी वही काम है ना कि वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ फोकस करे। वरना आप आई मीन ग्रोथ तो ला सकते हो कुछ भी नंबर शो करके, कुछ भी चीजें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करके, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। आपको अपने एसेट्स को, अपने रिसोर्सेज को, अपने एम्प्लॉयज को बहुत एक्सट्रीमली यूटिलाइज करना पड़ेगा, एंड सारे फैक्टर्स आपके आपके फेवर में जाने चाहिए, तब जाके आप वो ग्रोथ दिखा पाओगे। और उसमें आई मीन प्रोबेबिलिटी अगर आप देखो तो एक भी चीजें, एक भी फैक्टर आपके अगेंस्ट जाती है तो आपका पूरा बिजनेस डिरेल हो सकता है, पूरे रेपुटेशन पे इंपैक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए ये दोनों कंपनी सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। वही जो हम बात करते हैं कि ग्रोथ की क्वालिटी देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन की एब्सोल्यूट नंबर्स अगर हम देखें। तो वही इनकी कंपनी भी कह रही है, डिमांड काफी अच्छी है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हम एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को देखते हुए बहुत कॉशियसली ऑर्डर बुक लेते जा रहे हैं। तो आने वाले क्वार्टर्स में शक्ति पंप ने भी यही बोला कि Q2 के बाद आप देखोगे ऑर्डर बुक हमारा और बढ़ेगा। सेम ये कंपनी भी कह रही है कि आने वाले क्वार्टर्स में ऑर्डर बुक हमारा इंक्रीज होगा। देन पीएम कुसुम 2 के ऊपर इनका भी वही कहना है कि ये फाइनेंशियल ईयर के एंड तक एक्सपेक्टेड है कि सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम कुसुम 2 जो है वो लॉन्च कर देगी। शक्ति पंप भी वही सेम कह रहा है कि आपका मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल जो है 2026 का, उसमें पीएम कुसुम 2 स्कीम आपका आ जाएगा। देन एक नंबर अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें इनके रिसीवेबल्स का, अगर मैं आपको सिर्फ डेटा कोट करूँ ना, तो इनका रिसीवेबल जो था वो 69 के आसपास था, 69 डेज था अराउंड 2023 में, और 2025 में कंपनी का रिसीवेबल डेज जो है वो 160 के आसपास हो गया। तो 69 डेज से 160 डेज का रिसीवेबल डेज हो गया कंपनी का। मोटा मोटा आप ये समझो कि बिजनेस जो सेल करता है, जो ये सेल्स करते हैं, रेवेन्यू करते हैं, वो जो कैश इनको मिलता है उसमें लगभग आधा साल का टाइम लग जाता है। यानी बिजनेस को कैश जनरेट करने में आधा साल का टाइम लग जाता है। तो ये चीज सिर्फ अगर मैं नंबर टर्म्स में देखूंगा तो मुझे बहुत खराब लगेगा, क्योंकि 2 साल में 69 या 70 से आपका नंबर सीधे 160 हो गया। बट उसके पीछे का हमको पूरा स्टोरी समझना है। तो 2 साल में ये क्यों हुआ है? क्योंकि इन्होंने लास्ट 2 इयर्स के अंदर ही बहुत एग्रेसिवली पीएम कुसुम स्कीम के अंदर एंटर किया है। पहले पीएम कुसुम स्कीम में ये सिर्फ सप्लायर थे, लेकिन अब इन्होंने एज एन ईपीसी प्लेयर काम करना शुरू किया है। तो जब आपका B2G का एक्सपोजर एकदम से बढ़ता है ना, जैसे आज के टाइम पे अगर आप पीएम कुसुम का रेवेन्यू देखोगे इनका, तो 70-75% रेवेन्यू कंपनी का सिर्फ इसी से आता है। तो जहां से आपका इतना बड़ा रेवेन्यू आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और पहले आप इतना ज्यादा रेवेन्यू शेयर नहीं था उसके अंदर आपका, तो नेचुरली आपके रिसीवेबल्स पे इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए कंपनी के रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए। लेकिन इसमें अच्छी चीज भी ये है कि इस बार कंपनी का रिसीवेबल डेज इंप्रूव हो गया है। अब मैनेजमेंट क्या कमेंट्री दे रहा है, इनका कहना है कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि 140 से 150 डेज के बीच में रिसीवेबल डेज रहेंगे आगे चल के, गोइंग अहेड, इतना हमारा सस्टेनेबल रहेगा। शक्ति पंप का लास्ट ईयर था 170-180 डेज के आसपास। फिर FY25 में उन्होंने इंप्रूव करके लाया इसको 152 डेज पे, और वो मैनेजमेंट इस साल के लिए गाइडेंस दे रहा है 120 डेज का रिसीवेबल डेज की अगर हम बात करें। ये कंपनी 140 से 150 डेज एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन इनका कहना है अभी करंटली अगर आप देखोगे तो हमारा रिसीवेबल डेज 125 से 126 डेज पे आ चुका है। तो एक्चुअली अभी 2-3 मंथ्स पहले इनका कहना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है MNRE, जो ये पूरा पीएम कुसुम स्कीम को देखती है, मॉनिटर करती है, उनकी एक मीटिंग हुई थी वेंडर्स के साथ में और स्टेट एजेंसीज के साथ में। और उसका वन ऑफ द मेन एजेंडा ये था उस मीटिंग का कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो उनके वेंडर्स है ना, जैसे ओसवाल पंप, शक्ति पंप, इनके पेमेंट टर्म्स को और अच्छा किया जाए, पेमेंट टर्म्स को इंप्रूव किया जाए। तो माइट भी यहीं से शक्ति पंप भी इसलिए कॉन्फिडेंट है कि हमारा रिसीवेबल डेज और इंप्रूव होगा, 120 आ जाएगा। और ओसवाल पंप भी कह रहा है कि ये 125-126 डेज तो हमारा मतलब इतना तो चलेगा ही। इनफैक्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे चल के ये और 4-5 डेज इंप्रूव हो सकता है। तो ये एक काफी अच्छा आउटलुक देखने को मिला है, या कमेंट्री देखने को मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। देन बात आती है आपकी ग्रोथ गाइडेंस की। इस कंपनी का आगे का ग्रोथ का टारगेट कैसा है?
सो FY26 के लिए ये कंपनी 50 से 60% का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू टॉप लाइन। इबिट्टा मार्जिन की अगर हम बात करें तो 27 से 29% का इबिट्टा मार्जिन का गाइडेंस है। करंटली इबिट्टा मार्जिन इनके लास्ट ईयर में 29% थे, तो उसी रेंज में ये मेंटेन करने को देख रहे हैं। और अगर आप मीडियम टर्म का ग्रोथ गाइडेंस देखोगे तो 30 से 35% का ग्रोथ गाइडेंस कंपनी प्लान कर रही है मीडियम टर्म में, यानी कि 2, 3, 4, 5 ईयर्स के अंदर। तो मोटा मोटा हम ये समझ के चलें कि 2030 तक 30 से 35% का ग्रोथ कैगर मेंटेन करने को ये देख रहे हैं। इबिट्टा मार्जिन 27 से 29% और पैट मार्जिन 18 से 20%। पैट मार्जिन शक्ति पंप का अगर आप देखोगे तो वैसे 10% था, लेकिन अभी इंप्रूव होकर के 16-17% आ गया है। और कोई फर्दर स्कोप अभी दिखता नहीं है शक्ति पंप का कि और उनका पैट मार्जिन इंप्रूव होगा, बिकॉज इबिट्टा मार्जिन ही कंपनी का थोड़ा सा कम हो गया इस क्वार्टर में, 24 से 23%। थोड़ा सा रॉ मटेरियल के प्राइसेस उनके इंक्रीज हो गए थे। और जो बड़ा मार्जिन लीवर आएगा उस कंपनी के लिए वो आएगा FY2028 में, जब उनका वो पीवी मॉड्यूल और सोलर डीसीआर सेल का जो प्लांट है वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, क्योंकि उससे बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा कंपनी का, और जो बाहर से वो प्रोक्योर करते हैं वो सारा कॉस्ट पे कंट्रोल आ जाएगा। सो 3 से 4% का इबिट्टा मार्जिन और इंप्रूव हो सकता है शक्ति पंप का, आई मीन FY28 ऑनवर्ड्स। इस कंपनी का मे भी शायद इसीलिए ज्यादा बेटर इबिट्टा मार्जिन है शक्ति पंप से, क्योंकि ये ऑलरेडी पीवी मॉड्यूल खुद इन हाउस बनाता है, तो वो एक इनको एडवांटेज है। और इनका मानना है कि इतना हम अभी सस्टेन करने को देखेंगे नियर फ्यूचर के अंदर। सो ये है आपका गाइडेंस वाला पार्ट। देन ऑर्डर बुक के ऊपर आता है। सो वही हमने डिस्कस किया था कि 30,000 का जो 30,000 पंप का जो ऑर्डर बुक है, कंपनी कह रही है कि 120 से 150 डेज के लिए इनफ है। बाकी आने वाले क्वार्टर्स में ऑर्डर बुक हमारा और ग्रो करेगा। नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स का रेवेन्यू तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है ऑर्डर बुक के रूप में। देन जैसे शक्ति पंप का आपने कमेंट्री देखा था कि रॉ मटेरियल को लेकर के वो थोड़े से चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। यहाँ पे ओसवाल पंप थोड़ा सा डिफरेंट इनका कमेंट्री है। इनका कहना है कि हमें एज सच ऐसा कोई चैलेंज देखने को नहीं मिल रहा प्रोक्योरमेंट को लेकर के या रॉ मटेरियल को लेकर के। इनका भी वही अदानी, प्रीमियर, रिन्यू वगैरह के साथ में टाई अप है सोलर डीसीआर सेल्स को लेकर के। सो कंपनी कह रही है कि टाइमली हमको मिल रहा है, प्लस ना ही हम मार्जिन के ऊपर ऐसा कोई प्रेशर देख रहे हैं। तो ये 27 से 29% का इबिट्टा मार्जिन को लेकर के हम काफी कॉन्फिडेंट है। देन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे कंपनी का कहना है कि जो ये लोकल जो स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की, उन्होंने वो जो स्कीम निकाली है मगर तालाब स्कीम करके, वो भी एक तरीके का पीएम कुसुम स्कीम की तरह ही है। एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट ने हर एक स्टेट गवर्नमेंट को ये एक तरीके का बोल सकते हो एक फ्री हैंड दिया हुआ है कि अगर उनके स्टेट में उनको लगता है कि ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ज्यादा डिमांड है, तो जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएम कुसुम की स्कीम है उससे वो ज्यादा अपना खुद का पर्सनल कोई स्कीम लॉन्च कर सकते हैं। तो बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको 30% का सब्सिडी मिलता है। तो महाराष्ट्र में इनका कहना है कि वहां की गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिवली इस चीज को करना चाहती है। वहां पे डिमांड काफी अच्छी है, रिक्वायरमेंट काफी अच्छा है, एट द सेम टाइम फार्मर्स की तरफ से एक्सेप्टेंस भी बहुत अच्छा देखने को मिला है। तो इसीलिए वहां की गवर्नमेंट ने खुद का ये मगर त्याला वाला स्कीम वहां पे लॉन्च किया है। इसमें 5 लाख पंप्स का टारगेट था उनका एनुअली। अब ये कह रहे हैं वैसे तो ये एस्पिरेशनल टारगेट है, बिकॉज 5 लाख पंप इंस्टॉल करना आई मीन बहुत हाई लेवल का एग्जीक्यूशन उसके लिए चाहिए। तो अभी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट क्या कर रही है कि मतलब हर एक टेंडर जो है वो सीक्वेंशियली वो लॉन्च कर रहे हैं। 1 लाख का ऑन एन एवरेज एक टेंडर उनका होता है। और अभी इनका जो ऑर्डर बुक है 29,000, उसमें से 8500 जो इनका ऑर्डर है पंप का, वो मगर त्याला वाला और वहां से ऑर्डर बुक आता है कंपनी का। इसके अलावा कंपनी महाराष्ट्र के अलावा मेघालय हो गया, आसाम, तेलंगाना, कर्नाटका, हिमाचल, इन सारे स्टेट्स में भी ग्रो कर रही है। एमपी में भी इनका कहना है कि ओरिजिनल जो प्लान था वहां की गवर्नमेंट का वो 3 लाख पंप का था, लेकिन कुछ इनिशियल चैलेंजेस वहां पे आ रहे हैं, तो उसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट ओवरऑल अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है कंपनी के पास। देन कैपेसिटी एडिशन की अगर हम बात करें तो शक्ति पंप की पहले कैपेसिटी थी 5 लाख, अब उसको वो बढ़ा करके कर रहे हैं 10 लाख पंप्स एंड मोटर्स की। इस कंपनी की अभी तक जो कैपेसिटी है वो है 2 लाख पंप्स की, और जो इन्होंने फंड वगैरह रेज किया है उससे इस कैपेसिटी को ये 5 लाख तक लेके प्लस 5 लाख लेके जाना चाह रहे हैं, यानी 5 लाख से भी ज्यादा की कैपेसिटी हो जाएगी। मोर देन डबल इसको करने को देख रहे हैं। ये आई मीन पूरी कैपेसिटी आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अभी नेक्स्ट 3 से 4 मंथ्स में कंपनी के पास इतनी कैपेसिटी आ जाएगी कि इस साल का जो इनका रेवेन्यू का टारगेट है उसको ये अचीव कर पाएंगे। फिर जो इनका पीवी मॉड्यूल का जो प्लांट है, जो फैसिलिटी है, उसको भी और फर्दर एक्सपेंड कर रहे हैं एंड 1.5 गीगावाट तक का कंपनी उसको लेके जाएगी नियर टर्म के अंदर, नियर टू मीडियम टर्म के अंदर। शक्ति पंप की जो कैपेसिटी आ रही है 2027 मार्च में, वो उनका 2.2 गीगावाट का है।
तो इन टर्म्स ऑफ साइज शक्ति पंप की कैपेसिटी बड़ी है, इस आई मीन प्लेयर भी वो बड़ा है, रेवेन्यू बेस भी बड़ा है, लेकिन दोनों प्लेयर आप देखोगे तो काफी हेविली एक्सपैंड कर रहे हैं। शक्ति पंप एक बड़े बेस के ऊपर कैपेसिटी को डबल कर रहा है, ये कंपनी बेस छोटा है लेकिन मोर देन डबल कर रही है अपनी कैपेसिटी को। तो आपको डिमांड का आउटलुक दिखाता है ये इंडस्ट्री का कि दोनों प्लेयर्स कितने अग्रेसिव हैं इस इंडस्ट्री की डिमांड वगैरह को लेकर के। पीएम कुसुम स्कीम पे दोनों मैनेजमेंट का सेम व्यू है कि पीएम कुसुम स्कीम को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत पॉजिटिव इनिशिएटिव्स देखने को मिले हैं। और जैसा पहला एक कंसर्न दिखाया जा रहा था कि आगे चल के पीएम कुसुम स्कीम अगर न्यू लॉन्च नहीं करती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो रिस्क हो सकता है दोनों बिजनेसेस के लिए। लेकिन अब इनका कहना है कि कंसिस्टेंटली आप देखोगे तो स्टेट्स के साथ में उनका डिस्कशन चल रहा है। अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई थी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स एजेंसीज को बोला कि आप जल्दी से जल्दी हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताइए कि अपने स्टेट के अंदर आपको कितना पंप का रिक्वायरमेंट है, ताकि हम अगले 1 से 2 साल के अंदर उसको फुलफिल करने का टारगेट लेके चलें। प्लस इस वाले पीएम कुसुम स्कीम में भी जो थोड़ा बहुत शॉर्टफॉल है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसको वो इसी साल में कंप्लीट करने को देख रहे हैं, बिकॉज ये लास्ट ईयर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि इस साल 6 लाख पंप इंस्टॉल किए जाएं। अगेन ये थोड़ा सा एस्पिरेशनल नंबर है, बट लेकिन इनकी मैनेजमेंट कह रही है ओसवाल पंप की कि 4.5 लाख के आसपास पंप हमको लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टॉल कर सकती है, बिकॉज Q1 में ही 70 से 80,000 पंप इंस्टॉल कर दिए गए हैं। सो ये सारी चीजें हैं। देन कंपोनेंट सी जो शक्ति पंप का पायलट प्रोजेक्ट है लेकिन कुछ खास प्रोग्रेस उस पर देखने को मिला नहीं है, तो ओसवाल पंप भी वही कह रहा है कि हमारा कंपोनेंट सी से कोई बिजनेस नहीं आता है। एक्चुअली 7-8 ईयर्स हो गए हैं पीएम कुसुम स्कीम को, लेकिन जो कंपोनेंट सी है उससे कुछ ज्यादा क्लैरिटी आया ही नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो इसलिए उस पर ज्यादा काम नहीं हुआ। जो भी रेवेन्यू आया मेजरली प्लेयर्स का कंपोनेंट बी से ही आया। अब जो पीएम कुसुम 2 है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से सारे लोगों का यही रिक्वेस्ट है कि या तो वो एक ही कंपोनेंट लेके आए, कंपोनेंट बी, कि आपको जो डीजल पंप है उसको रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक सोलर पंप वहां पे इंस्टॉल करना है, या फिर अगर आपको दोनों स्कीम लाने हैं तो दूसरे वाले पे भी पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। और ओसवाल पंप कह रहा है कि अगर पूरी क्लैरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट देता है तो हमारे पास में इतना कैपेबिलिटी है कि हम उसके अंदर भी मार्केट लीडर बनेंगे, बिकॉज फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है हम। तो वहां से इनको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है। देन और क्या चीजें हैं इसमें, मेनली सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, कैपेसिटी भी हो गया। सोलर डीसीआर सेल का इनका खुद का प्लांट नहीं है, और मैनेजमेंट कह रहा है कि अभी नियर फ्यूचर में हमारा कोई प्लान भी नहीं है। जो इनके मतलब वेंडर्स के साथ में जो टाई अप है, अदानी, प्रीमियर, रिन्यू वगैरह, उनसे ये कह रहे हैं कि सफिशिएंट सप्लाई हमारे पास में आ रहा है, तो अभी एज सच इनको कुछ उसमें प्रॉब्लम दिखता नहीं है। R&D पे ये कंपनी भी काम कर रही है। सो अभी ये 2-3 नए प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, जैसे एक हेलिकल पंप है, बॉयलर फीड वाला पंप है, केमिकल इंडस्ट्री के लिए पंप यूज होता है। जो ये हेलिकल वाला है ये आपका फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, जो आपके थिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे ऑयल हो गया और जो ऐसी इस तरीके की चीजें होती हैं वहां पे ये काम आता है। सेम आपका बॉयलर फीड जो हो गया वो पावर इंडस्ट्रीज में ज्यादा काम आता है। केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए पंप वगैरह कंपनी उस पर काम कर रही है। तो उनका कहना है कि हम हर एक क्वार्टर में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, ताकि मार्केट को हम एक्सप्लोर करें और ज्यादा से ज्यादा जो जो आपके हाई वैल्यू वाले जो एवेन्यूज हैं जहां पे मार्जिन अच्छा मिल सकता है हमको, उसके स्पेसिफिक हम नए प्रोडक्ट लॉन्चेस पे फोकस कर रहे हैं। नेट रियलाइजेशन अगर आप देखोगे प्रोडक्ट वाइज, तो जैसे 3 HP का जो पंप होता है उसका मतलब MRP की अगर हम बात करें तो 1.8 से 1.9 लाख का उसका मार्केट वैल्यू होता है। 5 HP की अगर हम बात करें जो सबसे ज्यादा यूज होता है सोलर पंप में, ये पीएम कुसुम स्कीम के अंदर, इसका MRP प्राइस होता है 2.35 से 2.5 लाख के बीच में। जो 7.5 HP का पंप है उसका प्राइस होता है 3.2 से 3.5 लाख, एंड जो 10 HP का है उसका प्राइस आपका 3.5 से 4.5 लाख के बीच में होता है। सो ये आपका नेट रियलाइजेशन वाला नंबर हो गया। देन और क्या चीजें हैं, रिसीवेबल डेज भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक्सपोर्ट में कंपनी कह रही है कि इस साल भी हम 40-50% का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन में अभी इसका 3 से 4% का ही रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहेगा, क्योंकि मेजर फोकस जो है हमारा वो डोमेस्टिक बिजनेस की तरफ है, पीएम कुसुम स्कीम की तरफ है, बिकॉज ये डिमांड बहुत अच्छे पेस पे चल रही है। देन एक रिस्क जो आता है इस बिजनेस के लिए, जो हमने पहले भी देखा है कि कल को चल के अगर पीएम कुसुम स्कीम डिले हो जाती है, लेट्स सपोज पीएम कुसुम 2 जो है वो भी और डिले हो जाता है, तो क्या ये बिजनेस का जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल रहेगा। अब शक्ति पंप ने भी अपने कॉन कॉल में यही बोला था कि आज के टाइम पे फार्मर्स जो हैं वो अवेयर हो चुके हैं इस चीज को लेकर के और उनको इसकी नीड का पता है। सेम ओसवाल पंप की मैनेजमेंट भी वही कह रही है
कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब्सिडी हटा दे, पीएम कुसुम 2 डिले होता है वो तो हम छोड़ दें, अगर सब्सिडी ही हटा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो भी हमारा जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, पैन इंडिया नेटवर्क है, प्लस जो फार्मर्स की तरफ से जो डिमांड है, जो नीड है, उसकी वजह से हमारा ग्रोथ कंटिन्यू चलेगा। पहले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये स्कीम चली जाती है, एक्सपोर्ट में ग्रो करना शुरू करेंगे और फास्ट पेस पे, बिकॉज आज हमको बहुत सारा जो ऑर्डर है एक्सपोर्ट का वो खुद कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड हमको फुलफिल करनी है। तो जब डोमेस्टिक, अगर ये पीएम कुसुम स्कीम चला जाता है तो एक्सपोर्ट में हम ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। दूसरा, हमारा जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है वहां पे फार्मर्स का, आई मीन रिटेल नेटवर्क के थ्रू हमारा बहुत अच्छा ग्रोथ आना शुरू होगा, क्योंकि फार्मर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी है उसमें। क्योंकि अगर आप रिटेल नेटवर्क पे सेल करते हो तो अनलाइक पीएम कुसुम स्कीम, जिसमें मैंडेटरी है कि आपको खुद डोमेस्टिक सोलर डीसीआर सेल ही यूज करना पड़ेगा, उसका कॉस्ट ज्यादा बनता है, एमआरपी ज्यादा बनता है, इसीलिए वहां पे सब्सिडी देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन वो जो है आपका रिटेल वाला नेटवर्क, वहां पे आप चाइनीज सेल इंपोर्ट करके यूज करते हो, तो उसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 50% कम है। जैसे अगर हम वही 5 एचपी वाले पंप की बात करें तो उसकी एमआरपी कॉस्ट आती है पीएम कुसुम स्कीम में 2.5 लाख, 5 लाख, क्योंकि वो सोलर डीसीआर सेल हम खुद बना रहे हैं इंडिया के अंदर। लेकिन अगर आप वही रिटेल में सेल कर रहे हो पीएम कुसुम स्कीम के अलावा, तो उसका जो एमआरपी प्राइस है वो 1.25 लाख है, क्योंकि हम चाइनीज सेल को इंपोर्ट करके बना रहे हैं जिसकी कॉस्ट काफी कम है। तो कंपनी कह रही है कि फार्मर्स को अफोर्डेबिलिटी का उसमें कोई इशू नहीं है, और उनको इसका पता चल चुका है कि नीड है, इसकी बेसिक नीड है उनकी आज के टाइम पे ये फार्मिंग की। प्लस इनके कुछ एक्सक्लूसिव बैंक से टाई अप भी हैं, जैसे एसबीआई के साथ में, कुछ प्राइवेट बैंक्स के साथ में, जो 97% तक का जो वो अमाउंट है पंप का, उसका वो लोन अवेल कराते हैं फार्मर को। तो अफोर्डेबिलिटी का भी ऐसा कोई इशू नहीं है, इवन दो अगर कल को ये स्कीम बंद हो जाती है। तो इस पार्ट पे दोनों मैनेजमेंट जो है वो काफी कॉन्फिडेंट है। देन और क्या चीजें हैं, हाँ ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो एक एनालिस्ट ने इनको पूछा कि अगर आप इस बिजनेस को देखोगे या इस इंडस्ट्री को देखोगे ना, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, मतलब एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह लग रहा है। तो ऐसा आप क्या रिस्क देखते हो इस बिजनेस में, ऐसा क्या चैलेंज देखते हो कि कल को चल के कोई कोई बहुत बड़ा रिस्क आ सकता है इस बिजनेस पे, इसकी ग्रोथ पे, या इंडस्ट्री पे भी इन जनरल अगर हम बात करें। तो इनकी मैनेजमेंट कह रही है कि आई मीन आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम खुद भी इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। इंटरनली हमारी टीम भी इस पे काम करती है, जो एक्सटर्नल मार्केट एजेंसीज हैं, सर्वेज वाले हैं, उनसे हम डिस्कस करते हैं। लेकिन हमको इतना बड़ा रिस्क या चैलेंज इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में ऐसा कुछ नजर आता नहीं है। अब ये बहुत आई मीन डिफरेंट डिफरेंट चीज है, बिकॉज इन जनरल आप किसी भी बिजनेस में देखते हो कि तो कुछ ना कुछ आपको रिस्क पता होता है कि कल को चल के ये रिस्क आ सकता है। यहाँ पे अगर हम इस चीज को भी कंसिडर करें कि कल को सेंट्रल गवर्नमेंट पीएम कुसुम स्कीम बंद कर सकती है, बट उसके भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं गवर्नमेंट के लिए, मतलब उनके उनके खुद के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव चीजें हैं कि अगर वो इस स्कीम को बंद कर देते हैं या डिले करते हैं अननेसेसरी। जैसे इनका कहना है कि अगर आप इस स्कीम को देखोगे तो 8 करोड़ सोलर पंप्स की डिमांड है अभी भी, तो एक तो डिमांड बहुत ज्यादा है अगर स्कीम को ही हम कंसिडर करें। दूसरा, हमारे यहाँ पे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की बहुत शॉर्टेज है, तो गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो उन सारे एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि बहुत हाई कॉस्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 10 एचपी का जो पंप है, अगर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप उसको प्रोवाइड करने जाओगे तो आपका जो कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास आएगा। वहीं सोलर पंप अगर आप यूज करते हो तो 3.5 से 4.5 लाख के आसपास आपको वो पंप आता है। प्लस आपको कोई एक्स्ट्रा लैंड भी नहीं चाहिए उसके लिए, फार्मर की खुद की लैंड है वही यूज हो रही है उसके लिए। दूसरा, आपका वो जो इलेक्ट्रिसिटी सेव हो रहा है उसको आप यूज कर सकते हो अपनी अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, जीडीपी की ग्रोथ के लिए, दूसरी इंडस्ट्रीज में आप उसको सप्लाई कर सकते हो। फिर इसके अलावा ये जो सब्सिडीज भी आप देते हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है 30, 40, 50% के आसपास का, वो भी आपका 2.5 से 3 साल के अंदर रिकवर हो जाता है। क्योंकि इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ने क्या मैंडेटरी किया है कि जो सोलर डीसीआर सेल है, जो पीवी मॉड्यूल है, वो इंडिया में बना होना चाहिए। तो जो भी कंपनीज ये सारे कंपोनेंट्स वगैरह बनाती है, उन सारे कंपोनेंट्स पे जीएसटी मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर ये जो सारे प्लेयर्स हैं, ओसवाल पंप हो गया, शक्ति पंप हो गया, और जो कंपनीज हैं जो ये सारे कंपोनेंट्स वगैरह बनाती है, ये सब कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर इन सारे कंपनीज की वजह से आपका एक तरीके से आप देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने से आपका इनडायरेक्ट कंजम्पशन बढ़ता है, और उससे भी आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं जिसकी वजह से आपका ये सारा सब्सिडी का जो कॉस्ट है वो 2.5 से 3 साल के अंदर आपका रिकवर हो जाता है। तो इकोनॉमिकली भी बेनिफिशियल है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, हमारा जो सस्टेनेबल एनर्जी का जो टारगेट है उसके लिए भी बेनिफिशियल है। तो वही मैनेजमेंट कह रहा है कि ऐसा एज सच बहुत बड़ा रिस्क हमको दिखता नहीं है कि क्या ऐसा हो सकता है जो बिजनेस के लिए खराब हो सकता है। वैसे तो वी नो कि चाहे लाइफ हो, बिजनेस हो, दोनों साइकिल्स में चलते हैं। कभी आप चीजें बहुत अच्छी चलती है, कभी चीजें खराब होती है, कभी चीजें बहुत खराब हो जाती है। लेकिन इनका कहना है कि एज ऑफ नाउ हमको अपने बिजनेस में और इस इंडस्ट्री में कोई बहुत बड़ा रिस्क दिखता नहीं है। लेकिन एक चीज हमको समझनी है,
कि कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी बिजनेस हो, अगर कोई फोर्सिएबल बहुत बड़ा रिस्क अगर नहीं दिखे ना, तो ये भी एक तरीके का रिस्क ही है। इसका मतलब क्या है कि अनसर्टेनिटी, हम कुछ प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं या कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या ऐसा चीज हो सकता है जो बिजनेस को कल को चल के इम्पैक्ट कर सकता है या उनकी ग्रोथ को कल को चल के इम्पैक्ट कर सकता है। क्योंकि एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म भी अगर हो जाए ना किसी किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो वहां पे भी थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि हमको इग्नोर करना चाहिए, बिकॉज इतना स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल है नेक्स्ट 4-5 ईयर्स के लिए इंडस्ट्री में, इतनी सारे स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स हैं, ये छोटे प्लेयर्स हैं, कितना बड़ा एड्रेसेबल मार्केट है कैप्चर करने को इनके पास में। तो ये तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते कि हम इंडस्ट्री को अवॉइड करें, बिकॉज बेसिक नेसेसिटी बन चुका है वो, अगर हम ये प्रोडक्ट सर्विस की बात करें। बट यस, ऑन द अदर साइड हमको साथ में कॉशियस भी रहना है, एक्स्ट्रा अवेयर रहना है यहाँ पे कि क्या चीजें मैक्रो लेवल पे चल रही हैं, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि जो चीजें इंपैक्ट कर सकती हैं। हाँ, आई मीन सोचने में अभी भी कुछ ऐसा समझ में आता नहीं है कि अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम बंद कर दे तो और क्या ऐसा हो सकता है जो इनकी कंपनीज को ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। वही है कि इंटरनली अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए इन बिजनेसेस के साथ में, खुद की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी में कुछ ऐसा प्रॉब्लम निकल करके आ जाए, या ये लोग मार्केट शेयर लूज करने स्टार्ट कर जाएं, तो वो कुछ अदर फैक्टर्स हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ बहुत बड़ा रिस्क दिखता नहीं है एज ऑफ नाउ। और एक लास्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें कि ये जो 50-60% का ग्रोथ का इनका गाइडेंस है, ये मेजरली आएगा वॉल्यूम ग्रोथ से। 40% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ आएगा, बाकी का 20% वैल्यू ग्रोथ आएगा, बिकॉज कुछ जो पंप्स ये सेल करेंगे वो हायर वैल्यू के होंगे इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, तो थोड़ा सा वैल्यू ग्रोथ होगा और बाकी का वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। तो ये पूरा कॉनकॉल वाला पार्ट था आपका ओसवाल पंप का। बिजनेस मॉडल क्या, इनका हिस्ट्री रहा है, कैसे स्टार्ट किया, अभी ग्रोथ परफॉर्मेंस कैसा है, एंड आएगा कैसा आउटलुक है, सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली है। नाउ लास्टली अगर हम डील पे बात करें, तो जो 50 से 60% का ग्रोथ का गाइडेंस है इनका, अगर हम कंजर्वेटिवली सिर्फ 50% पकड़ के चले, तो इनका 1450 करोड़ का रेवेन्यू था FY25 में। इस अकॉर्डिंग FY26 में कंपनी का 2100 करोड़ के आसपास रेवेन्यू होना चाहिए। पैट मार्जिन ये 18 से 20% का दे रहे हैं, तो अगेन हम कंजर्वेटिवली सिर्फ 18% का पैट मार्जिन अज्यूम करके चलते हैं। सो 2100 करोड़ का नेट रेवेन्यू, उसके ऊपर से 18% का पैट मार्जिन, तो आपका 385-386 करोड़ का एनुअल पैट आना चाहिए FY26 के अंदर। उसको अगर आप डिवाइड करोगे करंट मार्केट कैप से, तो जो फॉरवर्ड पी निकल के आता है इनका, वो 22 से 25 का निकल के आता है। तो एक्चुअली में पैग रेशियो अगर आप देखोगे तो काफी कम है, आई मीन 0.5-0.6 के आसपास आता है इस स्टॉक का पैग रेशियो, जबकि अर्निंग ग्रोथ कंपनी की 35-40% पे चल रही है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि अभी हमने जो अज्यूम किया है ना, ये काफी कंजर्वेटिव एस्टिमेट लिया है, बिकॉज इनका FY25 में 42 करोड़ का फाइनेंस कॉस्ट था, इंटरेस्ट कॉस्ट था इनके पीएनएल के ऊपर। और क्योंकि ये डेट रीपे कर रहे हैं, तो आई मीन आपका जो फाइनेंस कॉस्ट है उसका बहुत बड़ा पार्ट चला जाएगा आने वाले क्वार्टर्स में, तो इनको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलने का चांस है। हाँ, वैसे कुछ कैपेसिटी एडिशन भी होगी तो थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन कॉस्ट इंक्रीज भी हो सकता है, बट स्टिल अर्निंग ग्रोथ इससे और बेटर हो सकता है कंपनी का इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। लेकिन स्टिल हमने कंजर्वेटिव गाइडेंस लिया है, फिर भी पैग रेशियो काफी अच्छा आ रहा है। तो आई मीन डील वाइज अगर आप देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग चांस है इनके री रेटिंग का। शक्ति पंप से अगर आप कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली वो टीना फैक्टर अब अवेलेबल नहीं है शक्ति पंप के पास में, कंसिडरिंग अगर ओसवाल पंप अपनी इस परफॉर्मेंस को मेंटेन रखता है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी, तो ज्यादा बेटर डील या अपॉर्चुनिटी की अगर हम बात करें तो ओसवाल पंप्स के साथ में है, और एक अच्छी री रेटिंग का चांस लगता है, क्योंकि 22-25 का पी है, अर्निंग ग्रोथ इनका 30-35% के आसपास है। मैनेजमेंट कह रहा है कि 30 से 35% का हम ग्रोथ मेंटेन रख सकते हैं मीडियम टर्म्स के अंदर भी। ROE ROCE का नंबर आप देखोगे तो ऑलरेडी काफी अच्छा है कंपैरिजन टू शक्ति पंप भी। और कैश फ्लो भी आप देखोगे तो इस साल नेगेटिव था FY25 में, लेकिन Q1 में कैश फ्लो पॉजिटिव हो चुका है। 106 करोड़ का कैश फ्लो इन्होंने जनरेट किया है फर्स्ट क्वार्टर में। तो अगर आप इनका EBITDA टू CFO कन्वर्जन देखोगे, ऑलमोस्ट 70-75% का है। तो ये सारी फंडामेंटल्स भी इंप्रूव होते जा रहे हैं कंपनी के, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बेट लगता है, अच्छी रेटिंग की चांस है। हाँ, इनको जो ये गाइड कर रहे हैं उस डायरेक्शन में एग्जीक्यूट करना जरूरी है, और वही हमको ट्रैक करने आने वाले क्वार्टर्स में भी। बाकी आपके जो डाउट्स हैं आप शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।